बीएससी पार्ट प्रथम में आज हम माइकोप्लाज्मा की सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एवं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय एवं एक अत्यधिक बहुआकृतिक जीव है जो जीवाणुओं से भी आकार में छोटे होते हैं तथा पशुओं एवं मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम लुई पाश्योर ने की थी। अतः आज हम इनकी सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि माइकोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, दे लैक सेल वॉल, their outer membrane is in the form of a unit plasma membrane which is made by up of a three layer of trimetallic lipoprotein. Phospholipids and cholesterol are present in the chemical structure of the lipoprotein plasma membrane. The unit plasma membrane is 80 to 100 angstrom thick and it is a selectively permeable membrane. Due to absence of cell wall, mycoplasma is not affected by enzyme and penicillium. Cytoplasm is filled inside the plasma membrane. Its lack membrane-bound cell organelles, lacks nuclear membrane, nucleus in the center of cell. Incipient nucleus or nucleus is present. Sometimes vacuoles are also found in cytoplasm along with its 17 S-type granular ribosomes and soluble protein are also present in the cytoplasm. The incipient nucleus or nucleate is present in the form of a circular double helical fibril DNA. Apart from its single helix RNA, fats, soluble proteins, enzyme and other metabolites are also present. Whereas DNA constitute 4 to 6%, whereas RNA constitute 8 to 15% of the protoplasm. RNA is usually in the form of small rRNA, whereas DNA is found in the form of minute segments. The presence of cholesterol and ester cholesterol in the mycoplasma cell is characteristic due to which is it's shown similar to animal cell. Mycoplasma lacks mesosomes and about 40 types of enzyme are present in the cytoplasm. So, हम ये कह सकते हैं कि जो हम इनकी संरचना की बात करते हैं तो इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। माइकोप्लाज्मा में सबसे बाहर की ओर उपस्थित जो परत है सजीव कला, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, जो लाइपोप्रोटीन से बनी 7.5 mm से 10 mm मोटी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परिबद्ध कणिकीय व तरल पदार्थों को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें विभिन्न पदार्थ घुली अवस्था में तथा रचनाएं कणिकीय रूप से विद्यमान होती हैं। साइटोप्लाज्म में एक नग्न वृत्ताकार द्विकुंडलित रेशेदार डीएनए पाया जाता है। यह 3 है मोटा एवं 40x10 से 1200 गुणा 10 डाल्टन अणुभार वाला होता है। डीएनए कोशिका के शुष्क भार का 1.5 से 5% भाग बनाता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में असंख्य राइबोसोम्स, एकल कुंडलित आरएनए, रिक्तिकाएं, विलेशिन प्रोटीन, वसा, विकर तथा उपपजी पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें 17 इस प्रकार के राइबोसोम्स जो कला से परिबद्ध नहीं होते पाए जाते हैं। इनका व्यास 14 nm होता है। इसमें फ्लैजिला, हेयर, मिसोसोम्स एंड प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं। माइकोप्लाज्म जैसे हम कह सकते हैं माइक्रोप्लाज्म आर बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ, अर्थात भित्ति विहीन जीवाणु कह सकते हैं। हम इसकी संरचना देखें तो ये देखते हैं इसके अंतर्गत ये कोशिका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो सबसे बाहर की ओर है दिस इज, तो इसमें सेल वाल अनुपस्थित होती है। तो सेल वाल अनुपस्थित तो जो प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा है उसके सबसे बाहरी उपस्थित जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये इसके सेल आप साइटोप्लाज्म देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सर्कुलर जो है वो डीएनए है और इसकी जो कोशिका संरचना में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम सोल्यूबल आरएनए, लाइपोप्रोटीन होती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम आते हैं माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन पर। जैसे कि माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू मोरोविट्स एंड टॉर्टुक्लोंट 1926 के अनुसार माइकोप्लाज्मा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन मुख्यतः फ्रेगमेंटेशन
बडिंग और यंग एलिमेंट्री बॉडीज और बाइनरी फिशन के द्वारा रिपोर्टेड किया गया है। तो बाइनरी फिशन के अनुसार तो कुल इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा में अलैंगिक और लैंगिक जनक हैं वो रिपोर्टेड नहीं किया गया है, यह अभी तक पाया नहीं गया है। रिप्रोडक्शन बाय यंग एलिमेंट्री बॉडीज in is important in mycoplasma. During the reproduction process, first many small and spherical structures are formed by the mycoplasmal cell. These these are known as a primary structure. Their diameter is 1 angstrom and they are related to reproduction. इसमें हम देखते हैं कि इनमें जो जनन होता है वो मुख्यतः बाइनरी फिशन और दूसरा है रिप्रोडक्शन थ्रू यंग एलिमेंट्री बॉडीज़। तो सबसे पहले जो प्राइमरी बॉडीज़ बनती है माइकोप्लाज्मा सेल के द्वारा और इसमें एक इंटरमीडिएट सेल बनती है और ये एनलार्ज होकर के बाद में बाइनरी फिशन के माध्यम से दो भागों में टूट जाती है। एज द प्राइमरी बॉडीज़ grow in size and shape, they are called secondary and tertiary structure. As these structure mature and gain separate from the mycoplasma cell, then it's called quaternary structure. And finally, this quaternary structure develop to be a new mycoplasma cell. तो इस प्रकार से इसमें जो जनन है वो पाया जाता है, वो लैंगिक और अलैंगिक जनन है वो इसमें नहीं पाया जाता है। थर्ड वन, माइकोप्लाज्मा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, माइकोप्लाज्मा का आर्थिक महत्व। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी कुछ गतिविधियां होती हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है और या फिर हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, अर्थात उपयोगी और अनुपयोगी हो सकता है। तो उस प्रकार से उसका आर्थिक महत्व है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा द्वारा मनुष्य, पौधों और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाए जाते हैं। अब तक लगभग 80 पादप रोगों का पता चला है जो माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये रोग 300 से भी अधिक पादप वंशों को संक्रमित करते हैं। यद्यपि ये रोग शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय अर्थात टेम्परेट व ट्रॉपिकल सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, परंतु उष्ण क्षेत्रों की फसलें जैसे नारियल, नींबू, मक्का, धान, कपास एवं आलू आदि से अधिक संक्रमित होते हैं। माइकोप्लाज्मा जनित रोगों का एक विशेष लक्षण ये है कि ये यानी कि पैथोजन पौधों के फ्लोएम तत्वों विशेषकर चालनी नलिकाओं एवं फ्लोएम पेरेन्काई में सीमित रहते हैं। डोई के अनुसार ऐसा संभवतः फ्लोएम का हाई ऑस्मेटिक प्रेशर तथा क्षारीय पीएच के कारण होता है जो इनकी वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। अधिकांश माइकोप्लाज्मा जनित रोगों का संचरण लीफ होपर द्वारा होता है, इंसेक्ट वेक्टर होता है जिसके द्वारा होता है। अब प्रमुख जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जो डिजीज़ हैं वो आपके लिए एक लिस्ट दी गई है। स्ट्रिप डिजीज ऑफ शुगरकेन्स, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बिग बड डिजीज ऑफ टोमेटो, बंचायत टॉप ऑफ पेपाया, विचेस टॉप ऑफ पेपाया, येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, क्लोवर फिलेडी डिजीज, कॉटन वायरस, क्लोवर वायरस, येलो डिजीज ऑफ इनका, कोरन स्टन डिजीज, विचेस ब्रूम्स ऑफ पोटैटो, सीसेमम फिलोडी और सेंट्रल स्पाइक डिजीज। अर्थात बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इन माइकोप्लाज्मा जनित के द्वारा फैलाती है। आलू का कुर्ची सिंड्रोम, नींबू का हरित रोग, गन्ने का धारी रोग, मक्के का बोना रोग, तंबाकू का पीत विलन, कपास का हरितमा रोग, शहतूत का वामन रोग, तिल का प्रणाप्ता रोग और इस प्रकार बहुत प्रकार के प्लांट्स में ये होते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो मुख्य सिम्टम्स हैं माइकोप्लाज्मा प्लांट डिजीज के, द स्टेम ऑफ द प्लांट्स गेट थिन और फ्लैट और थिक इज डिफरेंट प्लेसेस, लीव्स टर्न येलो एंड स्मॉल ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइकोप्लाज्मा, all the axillary buds of the plants grow and get modified into a bunch and whole plant is exhibited by witch's broom. Color breaking of petioles take place and the different parts of the plant turn green, violet and are converted to leaf-like structure phyllodes. Healthy fruits are not born on the infected plant. If fruits are formed they lack seed. In sometimes seeds are formed they cannot germinate. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये इनके सिम्टम्स हैं।
इसी तरीके से कुछ मानव रोगों में भी ये माइकोप्लाज्मा का योगदान है। कुछ बीमारियां इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिशियल्स अर्थात जननांग शोथ जो बीमारी होती है वो माइकोप्लाज्मा होमिनिस माइकोप्लाज्मा विरुलेटेंस के द्वारा होती है। इनफर्टिलिटी ह्यूमन बींग्स में नपुंसकता की बीमारी भी है, वो माइकोप्लाज्मा होमिनिस और माइकोप्लाज्मा फर्मेलेंटिस के द्वारा रिपोर्टेड की गई है। इसी तरह ट्रैक्ट इन्फेक्शन बीमारी मानव में माइकोप्लाज्मा सेलिवेरिकम और एटिपिकल निमोनिया वाज आल्सो रिपोर्टेड बाय माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई द्वारा। इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा द्वारा जंतुओं में भी विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं। बोवाइन न्यूमोनिया माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के द्वारा, इन्फ्लेमेंटेशन ऑफ जेनिटल्स बाय माइकोप्लाज्मा बोविजेंसिलेंस, अडेलेक्रेशन ऑफ सीफ गोट ये बीमारी है वो माइकोप्लाज्मा एगलेटिक्स के द्वारा होती है। इसी तरह सेनाल शोध मुर्गी जो बीमारी है वो माइकोप्लाज्मा मैग्राइड के द्वारा होती है। इस तरह के हम देखते हैं कि जो माइकोप्लाज्मल ह्यूमन डिजीज़ हैं उनमें और एनिमल डिजीज़ में दोनों में इसका योगदान है और दोनों ये बीमारियां फैलाने में इनका विशेष योगदान है। तो इनका आर्थिक महत्व देखते हैं कि हम ये पौधों एज वेल एज ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स सभी में बीमारियां उत्पन्न करते हैं।